जो खबरें आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि ईरान ने फाइनली एटॉमिक बम बना लिया है। आपको पता है कि इजराइल ने उसकी एटॉमिक फैसिलिटी पे हमला करने की धमकी दी थी। ईरान ने अब ऐसा लग रहा है कि एटॉमिक बम बना लिया है। यूएस के कमांडर पहुंचे हैं इजराइल और यह माना जा रहा है कि अगले 48 घंटों में कुछ बड़ा हो सकता है। इजराइल हमला कर सकता है। कल गजा और बेरूत में उसने बम जरूर गिराए, लेकिन हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में वो कहीं आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। 20 से ज्यादा सैनिक अलग अलग जगहों पर मारे जाने की खबरें मिली हैं और आयरलैंड ने बहुत साफ कहा है कि जो उसकी छोटी सी टुकड़ी लेबनान में है वो उसको किसी हाल में हटाएगा नहीं। ये और इससे जुड़ी बहुत सारी खबरें लेकर हाजिर हूं, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे, स्वागत है आपका टीसीएच पर और हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने दुनिया भर की खबरें लेकर। अभी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका की सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरिला जो है वो इजराइल पहुंच चुके हैं। इजराइल कई बार उस बच्चे की तरह लगता है जो अपने भरोसे कुछ नहीं कर सकता, कई बार उस जानवर की तरह लगता है जो अपने मालिक को देखते ही उछलने कूदने लगता है, भौंकने लगता है, उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका से इन कमांडर साहब के आने के मानी क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। लगातार इजराइल धमकी दे रहा है कि वो ईरान के ऊपर हमला करेगा। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, कभी यह है कि न्यूक्लियर पर हमला करेगा, कभी किसी पर हमला करेगा। कई सारे हमारे दोस्त जो वीडियोस बनाते हैं वो इन बातों को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन समझ में यह आ रहा है कि इजराइल बातें चाहे जितनी बड़ी बड़ी कर रहा हो, ईरान के साथ फुल फ्लेज जंग में जाने से पहले 1000 बार सोच रहा है कि हम इस फुल फ्लेज जंग में जाएं या ना जाएं। एक हमारे यहां कहावत कही जाती है, सौती की रीस कठौती पे, यानी गुस्सा आप किसी और पे होते हैं, निकालते किसी और पे हैं। किसी बड़े आदमी से लड़के आते हैं और जब उसका कुछ नहीं कर पाते हैं तो घर में बच्चों को मारते हैं, बीबी के ऊपर चिल्लाते हैं, सामान फेंकते हैं। ये सारा कुछ हम जानते हैं। इजराइल यही सारा काम कर रहा है लेबनान में और गजा में। कल उसने गजा में भारी बमबारी की है और बमबारी भी कहां की है? मस्जिद में बमबारी की है, स्कूल में बमबारी की है, हॉस्पिटल्स पे बमबारी की है, लेबनान में रिहायशी इलाकों में बमबारी की है, हॉस्पिटल्स पे बमबारी की है और इस तरह मासूम शहरियों को मारकर वो अपना गुस्सा निकाल रहा है, क्योंकि ना तो हिजबुल्लाह के साथ फ्रंट पे वो ठीक से लड़ पा रहा है और ना ही ईरान के साथ क्या करना है इस पर कोई फैसला ले पा रहा है। ये जो जनरल साहब पहुंचे हैं वो इसीलिए पहुंचे हैं कि अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट कर सके वो कि ईरान से बदला किस तरह से लेना है। और जनरल साहब अकेले नहीं पहुंचे हैं, उनके आने से पहले अमेरिका के ढेर सारे हथियार भी पहुंचे हैं, फाइटर जेट्स भी पहुंचे हैं। खबर यह है कि परसों रात को इजराइल की पूरी तैयारी थी हमला करने की, लेकिन रशिया ने इसकी खबर दे दी ईरान को। ईरान पूरी तरह से चौकन्ना हो गया और इजराइल के जहाज जो निकले थे हमला करने के लिए वो वापस लौट आए। यह मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि रशिया ने ईरान को बहुत सारा ऐसा कुछ दिया है जिससे उसका एयर डिफेंस बेहद मजबूत हो गया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ईरान ने जब हमला किया तो किसी पागलपन में हमला नहीं किया। उसे भी मालूम था कि रिटेलिएशन हो सकता है और इस रिटेलिएशन को वो अच्छी तरह से समझ रहा है। इसीलिए चाहे वो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी हो या आयल फैसिलिटी हो, वो वहां पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार मजबूत कर रहा है। एक मजेदार बात ईरान की जानिब से ये आई, ये कहा गया कि भाई हम तो बहुत बड़ी कंट्री हैं और हमारी जो आयल फैसिलिटी है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, ये पूरे मुल्क में फैली हुई है। एक खराब होगी तो दूसरी चलेगी, लेकिन इजराइल छोटा सा मुल्क है, उसके पास तो एक ही फैसिलिटी है। अगर वो नष्ट हो जाएगी तो इजराइल पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाएगा। साथ ही मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि अमेरिका नहीं चाहता है कि आयल फैसिलिटीज पे कोई हमला हो, क्योंकि आयल फैसिलिटीज पे हमले का मतलब यह होता है कि जाड़े आ रहे हैं, लगभग शुरू हो गए हैं यूरोप में, और अगर सारी दुनिया में तेल की किल्लत होगी तो जो कीमत बढ़ेगी वो तो बढ़ेगी ही। इन बढ़ी हुई कीमतों पर भी दुनिया
को तेल मिलना मुश्किल हो जाएगा और दुनिया का सारा ट्रेड मुश्किल होगा, क्योंकि एशिया से जो भी जहाज जाते हैं, खासतौर पे साउथ एशिया से जहां हम लोग हैं, इंडिया और बाकी सारी जगहों से, वो सारे के सारे मिडिल ईस्ट से ऊपर ही जाते हैं। अगर आप यूरोप के लिए फ्लाई करेंगे तो आपको पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट क्रॉस करके ही आपको यूरोप में जाना होता है। अगर मिडिल ईस्ट की जो एयर स्पेस है वो बंद हो जाएगी जंग की वजह से, तो बेहद मुश्किल होगी, ये जर्नीज भी बेहद मुश्किल हो जाएंगी। अभी ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया हुआ है तो ही प्रॉब्लम आ रही है। अगर जंग होगी तो बाकी जगहों को भी अपना एयर स्पेस बंद करना पड़ेगा या कम से कम डिस्टर्ब तो होगा ही। इसलिए अमेरिका फिलहाल ऐसा कुछ चाह नहीं रहा है, लेकिन इजराइल को अपने लोगों को दिखाने के लिए, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में आगे रहने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहला तो आम लोगों को मारना और दूसरा ईरान से किसी तरह का बदला लेना। अब बहुत पहले इजराइल ने अपनी एक टैक्टिस सामने की थी, उसको कहा जाता है हादिया डॉक्ट्रिन। हादिया डॉक्ट्रिन का मतलब यह होता है कि आप जाइए, रिहायशी इलाकों पर हमला कीजिए, मेडिक्स के ऊपर हमला कीजिए, हॉस्पिटल पे हमला कीजिए, यूनिवर्सिटीज पे हमला कीजिए और इस तरह से सरकारों के ऊपर दबाव बनाइए। यही काम वो लगातार कर रहा है। कल गजा में बहुत बुरी बमबारी हुई है और खबर यह है कि 24 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अभी तक गजा में मारे गए लोगों की संख्या जो है वो 40,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। यह काम उसे बखूबी आता है, लेकिन जमीनी लड़ाई में वो लेबनान से कहीं टिक नहीं पा रहा है। उधर हूथी लगातार हमला कर रहा है। पहले हूथी की खबर लेते हैं, फिर हम आएंगे लेबनान के साथ, हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में क्या हो रहा है। हूथी ने एक दावा किया और वो टाइम्स ऑफ इंडिया पर, हिंदुस्तान का जो अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसकी वेबसाइट पर यह दावा है, वीडियो है, जिसमें हूथी का यह दावा है कि उसने जो मिसाइल दागी वो मिसाइल नेतन्याहू के प्लेन पर दागी गई थी, उसके बगल से गई थी। तेल अवीव तक लगातार पहुंच रही हैं हूथी की मिसाइलें। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों हूथी के ऊपर बम बरसा रहे हैं, लेकिन इन सब का हूथी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। खबर यह है कि अमेरिका परेशान इस बात से है कि उसकी मिसाइलें, उसके हथियार कम पड़ रहे हैं, लगातार खर्च हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जो हूथी, लेबनान और बाकी सबका उसको मुकाबला करना पड़ रहा है, खासतौर पे हूथी पे लगातार जो वो एम्यूनिशन गिरा रहा है उससे, और इजराइल जिस तरह से उससे एम्यूनिशन खरीद रहा है, जिस तरह से उसको यूक्रेन में लगातार हथियार देने पड़ रहे हैं, अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो गई है। यह भी खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया है, जिस पर भरोसा तो नहीं होता है, लेकिन कोई ना कोई सोर्स होगा तभी तो यह खबर आई होगी। यह तो हकीकत है कि पिछले 2-3 साल से अमेरिका लगातार न केवल इजराइल को हथियार दे रहा है, यूक्रेन को हथियार दे रहा है, बल्कि और भी कई मुल्कों में लगातार हथियार भेज रहा है, जिसकी वजह से यह हो सकता है कि जिस तरह उसकी इकॉनमी परेशानी में चल रही है, उसका प्रोडक्शन कम हुआ हो। क्या है, कैसे है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यह खबर भी टाइम्स ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर है। अब हूथी के साथ यह हो रहा है कि हूथी, पहले यह कहा जा रहा था कि दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी मिसाइल्स पहुंच नहीं सकती हैं इजराइल तक, वो केवल रेड सी तक लिमिटेड है। लेकिन हूथी ने अब दोहरा काम किया है। पहले तो रेड सी पर लगातार उसके हमले हो रहे हैं, जिसके चलते पूरा व्यापार डिस्टर्ब है, और दूसरा अब उसकी जो मिसाइलें हैं वो सीधे तेल अवीव में पहुंच रही हैं, इंपॉर्टेंट लोकेशंस में पहुंच रही हैं, और अब घेरा जा रहा है नेतन्याहू को। हिजबुल्लाह की मिसाइल्स के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि हिजबुल्लाह की मिसाइल जो हैं वो प्रेसिडेंट नेतन्याहू के घर के आसपास गिरी, जिसकी वजह से भाग के वो बंकर में घुस गया। यानी अभी तक तेल अवीव जो सेफ माना जाता था, आयरन डोम, ये वो सारा कुछ इस जंग में शुरुआती दौर में ही झूठा साबित हो गया। आयरन डोम किसी काम नहीं आ रहा इजराइल के। न केवल ईरान के 80% मिसाइल अपने ठिकानों पर जाके गिरे, बल्कि हिजबुल्लाह भी लगातार मिसाइल से फायर कर रहा है। खबर यह है कि पिछले 4 दिनों में उसने 800 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है। कई घरों के तबाह होने की भी तस्वीरें आई हैं। इजराइल के लोग टूटे घर दिखाकर कह रहे हैं कि देखिए हमारे नागरिकों पर हमला किया जा रहा है। मतलब जिस मुल्क ने गजा के अंदर हजारों घर तोड़ दिए हों, पूरा का पूरा शहर तबाह कर दिया हो, यूनिवर्सिटीज तोड़ दी हो, हॉस्पिटल्स तोड़ दी हो, मसाजिद तोड़ दी हो, चर्च तोड़ दिए हो, वो अपने घर पे चोट लगने पर चिल्ला रहा है। इसको विक्टिम ब्लेमिंग अगर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। आप कहीं भी जाके घर तोड़ दो, आप आम नागरिकों को मार के कहो हिजबुल्लाह के लोगों को मारा है, और आपके घर पे एक बम गिर जाए जिसमें कोई मारा भी नहीं गया है, तो आप इतना शोर करो। इससे ज्यादा दो मुहापन दुनिया में
क्या हो सकता है। कल अचानक एक खबर आई कि ईरान में एक माइनर अर्थक्वेक आया है। 4.5 रिचर स्केल पर 4.5 इसको नापा गया था। यह हुआ कि ईरान में भूकंप आया है। मैं ईरानी न्यूज एजेंसीज वगैरह देख रहा था तो वहां इस भूकंप की खबर को कोई खास महत्व नहीं दिया गया है। अब इस भूकंप को लेकर मानना यह है डिफेंस एनालिस्ट का कि बहुत मुमकिन है ईरान ने एटॉमिक परीक्षण किया हो। बहुत मुमकिन है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिए हों, जिसकी वजह से यह छोटा सा भूकंप आया हो, जिसको लेकर बहुत ज्यादा बात नहीं की जा रही है। अब इजराइल यह धमकी दे रहा था कि हम न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेंगे। अगर ईरान ने भी न्यूक्लियर पावर बना लिया है तो यह डिटरेंट अपने आप खड़ा हो गया। अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो उसको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि उसके ऊपर भी एटॉमिक हमला हो सकता है। वैसे एटॉमिक हमला जब भी होता है आम नागरिक मारे जाते हैं। एटॉमिक हमला दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगा, लेकिन अमेरिका जिसकी जिम्मेदारी थी कि इसको रोके, वो रोकने की जगह लगातार भड़का रहा है ईरान को। आप जानते हैं ट्रंप का बयान आया था कि बिल्कुल वहां की ईरान की जो एटॉमिक फैसिलिटीज हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, वहां पर हमला करना चाहिए नेतन्याहू को। ये जो भड़काना है, $100 मिलियन मिले हैं ट्रंप को चुनाव लड़ने के लिए, तो उसकी जबान अब बदल जाएगी ही, ऐसी ही भाषा बोलेगा। लेकिन ये जो भड़काना है, उनको चुनाव भले जिता दे, दुनिया को किस खतरे में डालेगा इसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। मैक्रॉन सामने आए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन का जब मैंने बयान पढ़ा तो एक बार मुझे भी भरोसा नहीं हुआ। मैक्रॉन ने यह कहा कि अब हमें इजराइल को हथियार भेजना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इन हथियारों का इस्तेमाल जेनोसाइड में हो रहा है। वैसे तो मैक्रॉन साहब, अभी तक आप कैसे खामोश बैठे थे? यह काम तो आप लोगों को 6 महीने पहले ही कर लेना चाहिए था। लेकिन चलिए, कहते हैं देर आयद दुरुस्त आयद। अब मैक्रॉन ने जाकर कहा है कि हम हथियार भेजना बंद कर रहे हैं इजराइल को। इसके बाद नेतन्याहू का जो गुस्सा था वो एक वीडियो में आया। वो एक वीडियो पे आया, वीडियो बनाया उसने जो अंग्रेजी में था, वहां की लोकल भाषा हिब्रू में नहीं था, और उसमें उसने मैक्रा को भला बुरा कहा। उसने कहा कि हम तो ये जंग जीतेंगे ही, लेकिन तुम्हारी जो ये हरकत है वो हमेशा याद रहेगी। और जो इजरायली सोशल मीडिया है, उन्होंने गंदे गंदे मीम बना के पोस्ट करना शुरू कर दिया। एक ऐसे ही सोशल मीडिया यूजर ने बाकायदा उनको नसरुल्लाह की तरह कैप वगैरह पहनाकर, जो उनकी पगड़ी वगैरह थी वो पहनाकर फोटो लगाई और लिखा कि मैक्रा विल बी द नेक्स्ट हिजबुल्लाह चीफ। ये है इजराइल, जिस फ्रांस से उसको इतनी मदद मिली, उस फ्रांस ने जरा से कदम खींच लिए तो उस फ्रांस के साथ ये सारा व्यवहार हो रहा है। दरअसल इजरायली समाज और इजराइल की जो आर्मी है और इजराइल का जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेहद भयानक है और सारी दुनिया से नफरत करने वाला है। ये यूरोप और अमेरिका जब तक उसको मदद कर रहे हैं तब तक ठीक, जिस दिन मदद बंद कर देंगे वो उनको भी ऐसी ही बड़ी गालियां देगा। कैसे उस समाज में बच्चों को शुरू से हिंसक बनाया जाता है, इसको समझाने के लिए यह छोटा सा वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में एक किताब है, एलान एंड लेबनान। एक बाप अपने छोटे से बच्चे को यह किताब पढ़ा रहा है। यह किताब यह कहती है कि लेबनान भी हमारा प्रॉमिस्ड लैंड है और हमें लेबनान को जीतकर इजराइल में मिलाना होगा। यह छोटे से बच्चे के मन में बचपन से नफरत भरी जाती है कि लेबनान में जो लोग रह रहे हैं वो हमारे दुश्मन हैं, उनको पूरी तरह से खत्म करके लेबनान को मिलाना होगा इजराइल में। ये इजरायली सोच है जो बचपन से बनती है, जिसमें अपने धर्म के अलावा, और अपने धर्म भी छोड़ दीजिए, अगर उनके धर्म के लोग ही उनकी मुखालिफत करते हैं तो उनके साथ भी वो बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। यानी जायनिस्टों के अलावा कोई भी दुनिया में हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, उसको वो जानवर से ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं। जब तक मतलब है तब तक इस्तेमाल करेंगे, जिस दिन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे उसके साथ भी वही व्यवहार करेंगे। और ये किताब बताती है कि फलस्तीन पे कब्जे से वो संतुष्ट नहीं है, उन्हें लेबनान पे भी कब्जा चाहिए, कल को जॉर्डन पे भी कब्जा करेंगे। ग्रेटर इजराइल का सपना करने के लिए वो सऊदी अरबिया तक भी जाएंगे। और अरब के जो लीडर्स हैं, अगर इस बात को नहीं समझेंगे, अरब के जो लीडर्स हैं वो अमेरिका के इशारे पर खामोश बैठे रहेंगे, तो आज लेबनान की बारी है, कल उनके मुल्कों की जब बारी आएगी तो उनके साथ भी खड़ा होने वाला कोई नहीं मिलेगा। 7 अक्टूबर को लगभग 1 साल बीत गए। कल उस पर एक खास वीडियो में लेकर आऊंगा। लेकिन अभी की खबर यह है कि याह्या सिनवार को लेकर ये लोग बहुत परेशान हैं कि याह्या सिनवार की कोई खबर नहीं मिल रही। कतर के जो ऑफिशियल हैं उनका कहना है कि हमसे उनकी बात नहीं हो रही है, लेकिन यह कंफर्म है कि वो जिंदा है।
एक और खबर यह बताती है कि शायद याह्या सिनवार ने अपने आप को प्लेस उस जगह पे किया है जहां आसपास अगवा किए हुए लोग रखे गए हैं कि अगर उनकी लोकेशन मिल भी जाए और वहां पर इजराइल हमला करे तो सारे के सारे अगवा किए हुए लोग भी मारे जाएं। दरअसल हसन नसरुल्लाह के बाद ऐसा लगता है कि याह्या सिनवार ज्यादा सावधान हो गए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी लोकेशन किसी भी तरह पता चले, इसीलिए वो बिल्कुल खामोश हैं। लड़ाई लगातार चल रही है, लगातार वीडियोस आते रहते हैं अल-कासम वगैरह के, जिसमें मरकावा टैंक्स वगैरह को उड़ाने की बात है, लेकिन याह्या सिनवार का कोई सुराग मिल नहीं पा रहा है। इजराइल को पहले कहा गया वो मर गए हैं, फिर पता चला कि वो जिंदा हैं, मरने का सवाल ही नहीं उठता है, और अब उनकी तलाश जारी है, लेकिन इजराइल को वो मिल नहीं रहे हैं। तो फिलहाल इतनी सारी खबरें हैं, साथ को देखते हैं और क्या होता है। दुनिया भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चलेंगे। सवाल यह है कि इजराइल कब और कैसे हमला करेगा, इसी पर सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर इजराइल अमेरिका के कहने पर या अमेरिका उसको यह समझाए कि हल्का फुल्का हमला करके अपना ईगो सेटिस्फाई करके बात जाने दो, जैसे ईरान ने पिछली बार किया था, तब तो ठीक है। लेकिन अगर इजराइल बड़ा हमला करेगा तो जैसा कि ईरान ने कहा है कि उसका वजूद हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। अब क्या होगा, कैसे होगा, यह मामला कैसे थर्ड वर्ल्ड वार तक जाएगा, क्योंकि सीरिया के बारे में आप जानते हैं, सीरिया एक ऐसा मुल्क है जिसमें एक हिस्सा अमेरिका ने कब्जा किया हुआ है, इजराइल का भी एक हिस्सा है, लेबनान ने एक हिस्सा कब्जा किया हुआ है, और सीरिया में रशियन ठिकाने हैं जिनके ऊपर हमला हुआ है। हमले के तुरंत बाद सीरिया ने पुतिन से कहा है कि वो ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, और पुतिन ने न केवल हथियार बल्कि जहाज और बाकी सारी चीजें सीरिया में भेजी हैं। उम्मीद यह की जा रही है कि हो सकता है सीरिया से हमला हो इजराइल के खिलाफ बदला लेने के लिए। इसलिए यह सारा मामला बेहद उलझता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। सबसे बड़ा डर वही है जिसकी बात मैं पहले दिन से कर रहा हूं कि कहीं से ये थर्ड वर्ल्ड वार में ना बदल जाए, और लेबनान जिस तरह से 1 इंच इजराइल को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, यह बात तो बहुत क्लियर है कि एयर पावर चाहे जितना भी मजबूत हो, जमीन पर उनके हालात कुछ खास नहीं हैं। जो खबरें आ रही हैं उसमें लगातार इजरायली सैनिकों के मरने की खबर है, एक एम्बुश की खबर है जिसमें 20 से ज्यादा इजरायली मारे गए। कल मैंने आपको बताया था कि इराकी हमला जो हुआ था उसमें 24 के आसपास इजरायली मारे गए थे। लगातार इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। इन सब मौतों की जिम्मेदारी अगर किसी के ऊपर है तो नेतन्याहू के ऊपर है। दिक्कत यह है कि अमेरिका और दूसरे मुल्क जानते हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके अपने स्वार्थ जुड़े हैं, और अगर वो ऐसे ही आंख मूंदे रहेंगे तो दुनिया तबाही की तरफ ऐसे ही जाती रहेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।